गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे अपन चर्चा कर रहे थे, आज एक नया टॉपिक है 11th क्लास में हिस्ट्री का। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसमें रोम सभ्यता की बात करेंगे, रोम साम्राज्य की बात करेंगे। ध्यान रहे, रोम जो साम्राज्य था तो नवीनतम सभ्यताओं में भी इसका नाम आता है, अपने आप में संपन्न थी। ये तीनों महाद्वीपों में फैले हुए थे, जैसे यूरोप और पश्चिमी एशिया, वहीं दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यानी यूरोप, पूरी तरह से यूरोप के क्षेत्र में फैला हुआ था साम्राज्य। वहीं पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। रोम साम्राज्य आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा शामिल था इसमें पूरी तरह से। वहीं रोम के साम्राज्य की अगर बात करें, उसके स्रोतों की अगर बात करें, जानकारी की बात कहाँ से मिलती है, तो आपको बता दूं, पाठ्य सामग्रियों के द्वारा, पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा इनकी बात मिलती है। वहीं प्रमुख दस्तावेज थे, प्रलेख थे कुछ, उनके द्वारा इनकी जानकारी मिलती है। वहीं अगर बात करें, तीसरा जो बिंदु है, इसमें भौतिक अवशेषों के कारण, जैसे इमारतें वगैरह हैं, इनके कारण भी, यानी एक तरह से इसकी जानकारी, रोम साम्राज्य की जानकारी मिलती है। रोम साम्राज्य की जानकारी में, पाठ्य सामग्री में वर्ष वृत्तांत, वर्ष का यानी विवरण मिलता है। वहीं वर्ष वृत्तांत का मतलब होता है समकालीन व्यक्तियों द्वारा, उस समय के व्यक्तियों के द्वारा प्रति वर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे, यानी उसके बारे में लेखा जोखा रखना, उस समय की घटनाओं के बारे में प्रति वर्ष जो लेखा जोखा रखते थे उसको कहते हैं। वहीं पत्र, व्याख्यान और प्रवचन और कानून, ये पाठ्य सामग्री में इनको रखा गया है। वहीं प्रलेख, दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों को किस हिसाब से लिखा गया था? पेपाइरस पर लिखे गए थे। पेपाइरस पर लिखे गए थे, एक पत्ता होता था, उस पे लिखे जाते थे। पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता था जो नील नदी के किनारे उगा करता था, क्योंकि नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका का को बहुत सा भाग, यानी एक तरह से रोम साम्राज्य शामिल था। इसलिए ये पेपाइरस पर लिखे गए थे, यानी पत्ते था, एक पत्ते पर लिखे गए थे। वहीं इस पर लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल की अगर बात करें, यानी रोम साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा रहा, इसमें यहां पर महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिया गया था। महिला ही संपत्ति के अधिकारी होती थी और पति पत्नी की अलग अलग संपत्ति होती थी। वहीं जो महिला थी, अपने पिता की संपत्ति की हकदार होती थी, उसकी संपत्ति की हकदार होती थी। यानी इसका मतलब कह सकते हैं मात्र सत्तात्मक राज्य व्यवस्था यहां पर रही होगी। वहीं महिलाओं को सम्मान था। रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। गणतंत्र शासन व्यवस्था मतलब, यानी जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें पिता के बाद में पुत्र शासन करता है,
लेकिन गणतंत्र शासन व्यवस्था में योग्य व्यक्ति ही शासन करता है। ऐसा नहीं है कि उसका पुत्र शासन करेगा। जो समाज में, राज्य में यानी एक तरह से योग्य व्यक्ति होगा वो ही शासन कर पाएगा। उसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र शासन कहते हैं। भारत भी एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में भी क्या है? गणतंत्र शासन व्यवस्था है। यानी जो ये व्यवस्था है ये यानी वंशानुगत नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती है। प्रथम सम्राट की अगर बात करें, ऑगस्टस, ध्यान रहे ये ऑगस्टस जो था ये ऐसा व्यक्ति था, इसके ये एक आम व्यक्ति था, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का दामाद था ये, जो इसको अपदस्थ करके, ये एक सेनापति था, एक राजा, यानी एक राजा का सेनापति था, और ये इसको मतलब इसको अपदस्थ करके ऑगस्टस यानी अपना अधिकार जमा लेता है। 27 ईसा पूर्व में, क्योंकि गणतंत्र शासन व्यवस्था थी तो योग्य व्यक्ति ही यानी आ सकता था, जनता भी उसका समर्थन करती थी। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। यानी उनसे जो गणतंत्र शासन व्यवस्था चली आ रही थी उसको समाप्त करके वहां का एक निरंकुश शासन बन गया। और वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था। वहीं उसके राज्य में प्रिस्पैट कहा जाता था। उसके राज्य को क्या कहा जाता था? ऑगस्टस के राज्य को क्या कहा जाता था? प्रिस्पैट। यानी प्रिस्पैट कहा गया। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। रोम साम्राज्य के विस्तार के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें सम्राट एक होता था, सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरे सैनिक। स्वयं सम्राट यानी 3 खिलाड़ी थे। रोम साम्राज्य को विस्तार रूप देने तक, 3 महाद्वीपों में बढ़ाने तक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो सम्राट होता था, वहीं अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन होते थे? यानी एक बहुत ही गिने चुने लोग होते थे जो धनाढ़ थे, ये अमीर लोग थे। इनकी संख्या कम थी, लेकिन इनकी सम्राट को इनकी बातों को यानी मानना पड़ता था। ये एक अमीर वर्ग था, जिसे क्या कहा गया? अभिजात वर्ग कहा गया। ये अमीर वर्ग था जिनकी संख्या कम थी। वहीं सेना के कारण भी यानी इतना बड़े भूभाग पर यानी साम्राज्य स्थापित कर पाए थे। वहीं प्रांतों की स्थापना यानी विभिन्न प्रांतों की स्थापना की गई। रोम साम्राज्य के आरंभिक काल में बहुत सारे प्रांत जो अन्य द्वीपों में भी फैले हुए थे, अन्य यानी एक तरह से महाद्वीपों में। वहीं सार्वजनिक स्नानगार था, यानी सार्वजनिक स्नानगार बनाए गए थे, क्योंकि कहीं भी यानी एक तरह से अपने आप में एकता बनी रहे, इसके लिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानगार वहां पे मिला है। वहीं 3री शताब्दी का संकट, ध्यान रहे, प्रथम और द्वितीय शताब्दियों तक शांति और समृद्धि और आर्थिक विस्तार होता रहा। यानी शांति व्यवस्था थी पूरी तरह से, समृद्धि थी।
वहीं आर्थिक विस्तार हो रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था, सभी लोग अपने आप में संपन्न थे। वहीं तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा। उसका क्या कारण था? जब ईरान के ससानी वर्ग, यानी ईरान एक देश है, ईरान, इसका एक वंश है ससानी। इस वंश के द्वारा ससानी वंश के बार बार आक्रमण करने से, ध्यान रहे एक बात और आपको स्मृति में ला दूं, ईरान और रोम उस समय के सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी थे। यानी सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी माने गए हैं, यानी होड़ जिसे कहते हैं, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या आर्थिक विकास करने के लिए, दोनों ही यानी देश ईरान और रोम आपस में इनमें होड़ लगी हुई थी। इसीलिए तीसरी शताब्दी में आते आते तनाव उभरा, जब ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण किए गए। किनके क्षेत्रों पर? रोम के साम्राज्य के क्षेत्रों पर, यानी प्रांतों पर, रोम के प्रांतों पर यानी आक्रमण किए गए। तो इस तरह से तनाव उत्पन्न हो जाता है। और इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियों के द्वारा, जर्मनी की जो वहां मूल जो निवासी थे, जो रोम के आसपास, रोम के क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन मूल जाति कहां की थी? जर्मन की थी। इन जनजातियों में जैसे फ्रैंक, अलमनाई और गौथ, कौन कौन सी थी? फ्रैंक, अलमनाई और गौथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। यानी इनके द्वारा भी यानी एक तरह से कब्जा कर लिया गया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता व्याप्त हो गई और रोम साम्राज्य अपने यानी टुकड़ों में विभाजित हो गया। वहीं एक बड़ा कारण था इनमें, बाद में प्रथम और द्वितीय शताब्दी में तो ठीक चलता रहा, तृतीय शताब्दी में इनमें जो वर्ग था, सैनिक, अभिजात वर्ग और सम्राट, इनमें सामंजस्य बस नहीं बैठ पाया, तालमेल नहीं बैठ पाया। और 47 वर्षों में कितने सम्राट? 25 सम्राट, यानी 25 सम्राट राजगद्दी पे बैठे, यानी एक के बाद दूसरा, इस तरह से यानी वो आसीन होते गए। क्योंकि जो अपने आप में बलपूर्ण था, योग्य था, शक्तिशाली था, वही सत्ता में आ गया। इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जा सकता है। इस अस्थिरता के कारण ही रोम साम्राज्य अपने आप में यानी बिखर गया। और कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।